जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग एटम कहते हैं, है ना। एक एटम जो होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें नेट चार्ज जीरो होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। स्टेबल होता है मतलब मे एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल। अकेला एक एटम के रूप में वो एग्जिस्ट हो सकता है, ये हम उसको कहते हैं स्टेबल। कंसिस्ट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल न्यूक्लियस अराउंड विच, जिसके चारों तरफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है। एक एटम के भीतर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। द एवरेज रेडियस ऑफ एन एटम, एटम का जो एवरेज रेडियस होता है ना, इज इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 मीटर। ये सब जनरल जानकारी है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उल्टा लिख दिया इतना ठहरो, ऑर्डर ऑफ एटम इज 10 to the power minus 10 मीटर। Recording in progress. इसका जो ऑर्डर होता है 10 to the power minus 10 मीटर। एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 मीटर। ये एक एटम के बारे में मोटा मोटी बात है कि एक एटम न्यूट्रल होता है। एक एटम के भीतर में एक सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एटम की जो एवरेज रेडियस होती है वो इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 10 और उसके भीतर जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस होती है इन ऑर्डर ऑफ 10 to the power। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर। एक्चुअली में सबसे शुरू में इसकी जो कहानी शुरू हुई कि पहले एटम को समझा गया कि ये बस एक है और ये एक सिंगल है, ये सबसे छोटा है ना, ये एक पदार्थ के रूप में है और इसके भीतर कुछ नहीं है, बस एक मास है जो पदार्थ के रूप में है। लेकिन बाद में जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की ना, और कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर रहते हैं और कहा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इससे तय हुआ कि जरूर भीतर में एक और पॉजिटिवली चार्ज्ड कोई सब्सटेंस होना चाहिए। बाद में खोजा गया कि हाँ, इसके भीतर एक और भी एलिमेंट है, फंडामेंटल पार्टिकल है, उसको कहा गया प्रोटॉन। और कहा गया कि उस प्रोटॉन के पास एग्जैक्टली उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन पॉजिटिव है।
फिर इसके बाद देखा गया कि जो एक एटम है उसकी टोटल मास प्रोटॉन की मापी जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन की मास टोटल मापी जाए, तो वो मास एटम के मास के बराबर नहीं होता। एटम का मास ज्यादा रहता है in comparison to the total mass of proton and total mass of electron। तो फिर इसका मतलब मास बैलेंस होने के लिए जरूर एक और तीसरा होना चाहिए। तो पता चला कि हाँ, इसके भीतर एक और तीसरा चीज है, वह है न्यूट्रॉन। ये आगे चल के पहले तो जे थॉमसन से खोज शुरू हुई, फिर उसके बाद गोल्डस्टीन, और एक और कौन है? जेम्स चैडविक। प्रिंस? यस सर। गोल्डस्टीन और एक और कौन थे? जेम्स जे चैडविक। थॉमसन, गोल्डस्टीन। जेम्स यस सर। जेम्स चैड जेम्स चैड न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए। गोल्डस्टीन जो है वो प्रोटॉन की खोज किए। जे थॉमसन जो है न्यूट्रॉन की खोज। और इसके बाद ये तय हुआ कि एक एटम के भीतर में 3 लोग हैं। वो 3 लोग में कौन कौन है? an atom प्रोटॉन न्यूट्रॉन। an atom is made of protons, electrons and neutron। अब प्रश्न उठता है, ये अंदर में जो प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये कहाँ है? ये कहाँ है? तो सबसे पहले ये जो एटम है इसकी स्ट्रक्चर को दिया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन मॉडल। इन्होंने बताया कि जो आप एटम ले रहे हो, इतना बड़ा साइज का एटम ले रहे हो, इसके भीतर जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक ग्रुप बना के पूरे एटम के भीतर फैले रहते हैं। ये पूरे एटम के भीतर में फैले रहते हैं, जैसे रेजिन्स की तरह ये पूरे एटम में फैले रहते हैं। ठीक है? यस। और इस तरह से एक पूरा एटम का निर्माण होता है। एक पूरा एटम का निर्माण होता है। ये बताया जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने ये बस एक आकलन किया, एक अंदाज लगाकर बोला, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। उनके इस बात को, इस मॉडल को देने के पीछे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं किया, बस एक आकलन लगाया कि इतना बड़ा एटम है और इसके भीतर में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे, ये सब कहाँ हो सकते हैं। तो बिखेर दिया पूरे वॉल्यूम में, इस एटम के जितने बड़े वॉल्यूम है इस पर बिखेर दिया और भर दिया पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है? बाद में कई सालों तक ये मॉडल जो है लोग मानते रहे। बाद में ये मॉडल गलत साबित हुआ, क्योंकि 2011 के आसपास रदरफोर्ड ने, है ना, रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। और रदरफोर्ड के द्वारा 1911 होगा रदरफोर्ड मॉडल दिया गया, है ना, अकॉर्डिंग टू, यस सर, अकॉर्डिंग टू अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उन्होंने मॉडल सेटअप किया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा कि when
अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम हीलियम प्लस, यस सर। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, जिसमें कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन। इसी को हम नीट का एक बार क्वेश्चन था सर ये। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यस सर। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, जिसके भीतर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जब अल्फा पार्टिकल को आर bombarded on a very thin gold foil, और जब हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराते हैं, एक हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, ये मान लिया जाए एक गोल्ड का, इतना मोटा नहीं होता, बस समझने के लिए हम इतना मोटा बना रहे हैं, एक एटम का रूप लेते हुए, और इसी पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराते हैं, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो बिना अपना रास्ता बदले सीधे चला जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, है ना, travels without any deviation. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए सीधे उस एटम को पार करके चला जाता है। ठीक है, ये बात उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। यहाँ पर उन्होंने एक प्लेट लगा दिया और फिर अल्फा पार्टिकल जहां जहां जाके गिरा वहां पे जो है ना बिंदा बिंदा बैठता चला गया, जो इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा पार्टिकल सीधे चला। फिर देखा कि मोस्ट ऑफ दी कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो वो अपने पाथ से डेविएट करें, अपने पाथ से डेविएट करें, पाथ से ऐसे डेविएट करें, ना, कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो है अपने पाथ से डेविएट करें। डेविएट करें, और उनमें से बहुत कम, लगभग 1000 में से एक अल्फा पार्टिकल हुआ जिनकी डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हुई, जिनकी डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हुई। बहुत कम अल्फा पार्टिकल की डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हुई। ये देखिए तो और मजा आता है। और उनमें से एक खास अल्फा पार्टिकल ऐसा भी रहा जो अपने पाथ से रिट्रेस कर गया, अपने पाथ से रिट्रेस लौट। ये सबसे कमाल का ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। और बना ले, ये देखिए, ये जो लौटने वाली चक्कर हुई अल्फा पार्टिकल, ये सबसे रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन रहा अल्फा पार्टिकल इसमें। तो इस बात को हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या देखा उन्होंने कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल, है ना, पासेस, है ना, इन स्ट्रेट लाइन विदाउट
any deviation. ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए सीधे चले जा रहे हैं। उसके बाद देखा उन्होंने कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू मतलब क्या, 1 in 1000 particles are deflected through an angle more than 90 degree. और तीसरा उन्होंने देखा very few alpha particle, 1 in 10,000, एक 10,000 में से एक, retrace its path, तो अपने पाथ से क्या हुआ, रिट्रेस करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन रहा, ये ऑब्जर्वेशन रहा। इस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने और क्या देखा, उन्होंने देखा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, नोट कर लेते हैं। पहला, number of alpha particles scattered through an angle theta. An angle theta is directly proportional to 1 by sine 4th power of theta by 2. इसकी संख्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या यूं कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cosec टू द पावर थीटा बाई पावर 4 थीटा बाई। जितना ज्यादा थीटा होगा, है ना, cosec टू द पावर 4 थीटा बाई 2 होगा, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पार्टिकल थीटा एंगल से स्कैटर्ड करें। आप यहां से ये बात कह सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट से ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ इसके अनुसार कह सकते हो कि नंबर ऑफ थीटा 1 बाई नंबर ऑफ थीटा 2, मतलब थीटा 1 मान लो एक एंगल ये हुआ थीटा 1, एक एंगल हुआ थीटा 1, दूसरा कोई एक एंगल हुआ ये थीटा 2, इसकी संख्याओं के बीच में क्या संबंध है, तो आप इसको कह सकते हो दैट इज cosec टू द पावर 4 थीटा 1 by 2 divided by cosec टू द पावर 4 थीटा 2 by। समझ में आ रहा है प्रिंस? यस सर। किसकी संख्या कितनी मात्रा में है, उसका रेशियो क्या है, आप यहां से ये कैलकुलेट कर सकते। उसके बाद जो दूसरा है बी, इसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, इसको ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एटम है, ये एटम है और ये इसका सेंट्रल पोर्शन है, दिस इज सेंट्रल पार्ट, और एक अल्फा पार्टिकल ये आया और ऐसे ये बेंड कर गया, ऐसे चला गया, तो सेंट्रल लाइन से जो ये अल्फा पार्टिकल की जो पाथ है, इस डिस्टेंस को ही कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर।
समझ में आया? इम्पैक्ट पैरामीटर, ये मान लिया जाए अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है जो कि थीटा एंगल से डिविएट करते हुए जा रहा था, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया दैट इज इक्वल टू ZE स्क्वायर cot theta. cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into K. K क्या है? काइनेटिक एनर्जी। K क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी जो हमने अल्फा पार्टिकल को फेंका है, तो इसके पास कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? Atomic number. एटॉमिक नंबर, जो ये गोल्ड फाइल का ZE एटॉमिक नंबर, ZE एटॉमिक नंबर प्लस। और तीसरा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या है? Distance. देखिए, ये मान लीजिए कि आपका ये एटम है और ये उसका सेंट्रल पोर्शन है जिसमें Z एटॉमिक नंबर हुआ, ये उसके चार्ज हो गए टोटल ZE। और एक अल्फा पार्टिकल को जब हम इसकी तरह, इसमें मान लो काइनेटिक एनर्जी K ही है, इसकी तरफ हम उसको फेंक दिए और ये गया Yes, गया sir. गया 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 और यहाँ से वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, तो वो न्यूक्लियस के कितना मिनिमम नजदीक, कितना सबसे करीब पहुंचा, Yes, sir. इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस आर नॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह लो या क्लोजेस्ट डिस्टेंस कह लो या क्लोजेस्ट अप्रोच कह लो, ये सब है इसी का नाम। Yeah. ये कितना होगा? तो ये बारे में बोला गया दैट इज इक्वल टू 2 times ZE into 2E divided by 4 pi epsilon naught m into V square। या हम इसको कह सकते हैं ZE into 2E divided by 4 pi epsilon naught into kinetic energy। ये स्पीड भी है और m क्या है? m is the mass of alpha particle, mass of alpha particle। ये कितना Alpha बराबर particle. होगा? 4 times the mass of अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, Yes, sir. तो दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग 4 गुना हो जाएगा प्रोटॉन के मास। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछे जाते रहता है, तो ये फॉर्मूला जनरली आपको याद नहीं रहेगा, हम इसको निकालने के लिए सिखा देते हैं। टू फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए सीख लो। देखो जी और समझ लो,
मान लो ये नहीं तो कोई घूमता एटम है। है, क्या है? एटम है। अब जो ये एटम है तो ये किसी न किसी सब्सटेंस का एटम होगा। सपोज करो ये जो है कॉपर का एटम है, तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? कॉपर का सर 29। कॉपर 139। यस सर। 29 होंगे। कॉपर के यस सर। इसी तरह से कोई दूसरे सब्सटेंस का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर में कुछ दूसरा होगा। Yes, sir. तो मान लिया कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसके न्यूक्लियस में जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है। कितना? जेड। जेड। तो उसका चार्ज क्या हो गया? प्लस जेड ई। यस सर। ये चार्ज होगा। ठीक है। न्यूट्रॉन भी है तो न्यूट्रॉन Yes, में तो sir. चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन में चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता। एक मैं अल्फा पार्टिकल इधर से फेंकने वाला हूं, बहुत दूर से। अल्फा पार्टिकल का मास बोलिए। पार्टिकल का मास 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। Yes. प्रोटॉन। यस सर। एक्चुअली में इसका मास हो जाएगा दो गुना मास ऑफ न्यूट्रॉन और 2 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। तो किसमें 2 ठो प्रोटॉन है, 2 ठो न्यूट्रॉन है ना। यस सर। और न्यूट्रॉन का भी मास लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। एक मिनट। टू प्लस। प्लस में 2e, यस सर। 2 ठो प्रोटॉन है, और ये जो चार्ज हो गया इसका Q2, दैट इज जेड। जेड। बहुत बहुत दूर से इस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया है ना। काइनेटिक एनर्जी मान लिया जाए, इसको दे दिया मैंने काइनेटिक एनर्जी के। तो के काइनेटिक एनर्जी के साथ इस अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया। जाओ न्यूक्लियस की तरफ जाओ। ये न्यूक्लियस की तरफ गया। यस सर। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और जा रहा है, जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा। यस सर। ये रिपेल करना शुरू करेगा तो इसकी स्पीड घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, और जाकर के रुक जाएगा, और रुकने के बाद फिर रिटर्न बैक मारेगा। यस सर। ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है, यहाँ जाकर के इसकी वेलोसिटी 0, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और ये वाली दूरी इसकी हो गई r0। इसी r0 को हमको निकालना है। चलो अब कैसे निकालते हैं वो सीखो। ये अल्फा पार्टिकल चला कहां से बताओ? ए से। यस सर। और पहुंचा कहां? बी पर। वेट। अब ए से बी तक जाने में बताइए तो इस अल्फा पार्टिकल पर क्या कोई फ्रिक्शन फोर्स लगा? नहीं सर। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा? क्या कोई ठेला या कोई खींचा बाहर से? भाई सर तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, हम ये नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं कोई सर, ठेला या कोई खींचा, ये बताइए। नहीं नहीं सर, नहीं सर। ना कोई ठेला, ना ही कोई खींचा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। यस सर। इसका मतलब ना ही कोई फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नहीं होगा, ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी कोई वर्क डन नहीं होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन 0, फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन 0, तो मैकेनिकल एनर्जी अल्फा पार्टिकल की ए पोजीशन पर,
बराबर होगा P। मैकेनिकल एनर्जी बी पोजीशन पर बराबर होगा। यस सर। चलो एक की बताइए, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक बोलिए एक ही, तो काइनेटिक को तो हम के ही मान लेते हैं। और पोटेंशियल बोलिए, पोटेंशियल याद है ना, चार्जेस की पोटेंशियल, चार्जेस के लिए Q1 Q2 बीच की दूरी R। अच्छा सर। पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R। बाई R। यस सर। तो अभी जैसे मान लो A पर है, तो ये तो बहुत दूरी पर है ना, इंफिनिटी दूरी पर। यस सर। 0। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा Q1 कितना होगा? Q1 हो गया +2E इंटू प्लस ZE अपॉन इंफिनिटी। यस सर। तो ये 0 हो जाए। अब जाइए बी के पास और यहाँ का भी बोलिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी। यस सर। क्योंकि वो तो रुक गया। और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी बोलिए 1/4 2E प्लस 2E इंटू प्लस ZE अपॉन R नॉट। और R ये जो दूरी रहा, और R नॉट का मान बता दीजिए। तो लेफ्ट साइड में तो खाली के ही रहा ना, के ही बचा, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। यस सर। राइट साइड में क्या रहा? नॉट का 2E प्लस 2E ZE प्लस ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू R नॉट। हाँ R नॉट। यस। तो फिर यहाँ से R नॉट की वैल्यू, R नॉट का वैल्यू आ जाएगा 2E ZE इंटू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यस सर। ये लिख सकते, और के बराबर हाफ mv² भी बोल सकते हैं। आप अल्फा पार्टिकल का मास इंटू इसकी स्पीड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यस। या अल्फा पार्टिकल को अगर किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए, अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया 2E इंटू V लिख सकते हैं। यस सर। Q इंटू V। ये सारा चीज हम बोल सकते। तो मेन फॉर्मूला ये है। अब आप इससे चीजों को समझ लगा सकते। देखो तो क्या यही रिजल्ट हम यहाँ डायरेक्ट लिखें? यस सर। रिजल्ट को डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ से तुमको क्या दिख रहा है? अगर आपको नीट में एग्जाम में मान लो पूछ दे कि अगर हम अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर देंगे तो क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या फर्क पड़ेगा? क्लोजेस्ट अप्रोच घट जाएगा सर। आधा हो जाएगा। यस सर, आधा। If kinetic energy increases, the closest approach to R naught है that decreases. यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का कुछ रिजल्ट प्राप्त हुआ यहाँ। अब इस सारे रिजल्ट को देखते हुए, रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला?
पहला कंक्लूजन उनका रहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। समझे? एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है? खाली है। खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट किए पार कर गए। यस सर। इसका मतलब वहां पर रास्ते में कोई नहीं था, तभी तो सीधे चला गया अल्फा पार्टिकल। यस सर। तो खाली है, वहां खोखला है। आप बाहर से देख रहे होगे कि एटम है पूरा का पूरा ठोस पदार्थ के रूप में, नहीं है। इसके भीतर बहुत ज्यादा स्पेस है जो खाली है। दूसरा उन्होंने जो आकलन लगाया कि there is a part at center of atom which is एटम के अंदर सेंटर में एक ऐसा पार्ट है which is positively charged, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे बोला? क्यों बोला पॉजिटिवली चार्ज? क्योंकि रिपेल कर रहा अल्फा था। पार्टिकल रिपेल पीछे चले। चार्ज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो काफी मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसको छेद करके नहीं भाग पाएगा। एंड हेवी, और वो भारी है। यस सर। मासिव। क्यों? क्योंकि ये जो एटम का ये जो पोर्शन है, ये अपने यथावत अपनी ही जगह पे रह रहा है, और ये चला जा रहा है, वो नहीं चल रहा। ये उनका कंक्लूजन था। यस सर। समझे? और ये सारा चीज को मिलाते हुए उन्होंने कहा therefore at this central part of atom must consist all protons and all neutrons। और इसलिए एटम का सारा प्रोटॉन इसके अंदर होना चाहिए और सारा न्यूट्रॉन इसके अंदर में। समझ में आया? यस। दिस सेंट्रल पार्ट इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। और इस सेंट्रल पार्ट को नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। कहा गया कि न्यूक्लियस के अंदर में, आज भी हम लोग यही बात कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आया? यस सर। तो उन्होंने एटम के अंदर में जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 में से उन्होंने 2 ठो का तो जगह पकड़ा दिया। यस सर। ऑल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो जगह पकड़ा दिया। बच गया कौन? बच गया सर इलेक्ट्रॉन। तो देखो, मॉडल ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, फाइनली रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या उन्होंने दिया है। अगर एक एटम के भीतर मान लीजिए 10 गो इलेक्ट्रॉन है, 10 ठो प्रोटॉन है, 12 गो न्यूट्रॉन है, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि वो सारा का सारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा। समझ में आया? यस सर। दिस इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये आपका एटम का साइज है। ये आपका एटम का साइज और ये उसका न्यूक्लियस जो बिल्कुल सेंट्रल में है। और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में नहीं रह सकते क्योंकि इसको क्या होना है फ्रेंड्स? इसको पॉजिटिवली चार्ज होना है। यस सर। इसके भीतर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से मिलकर तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके भीतर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। यहां पर एक बात उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी इनसाइड न्यूक्लियस। इनसाइड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर में रहेगा। यस सर। That is, it must be outside the nucleus. अब ये न्यूक्लियस है, ये जो पार्ट है आपका न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है आपका न्यूक्लियस, इसके भीतर में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते और इतना दायरा एटम का है, ये वाला दायरा एटम का है। इसका मतलब जो बाकी ये सारा स्पेस है इसी में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यस सर। ये न्यूक्लियस के अंदर में नहीं रह सकते, ये एटम का दायरा है, इसी के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन को रहना है। इसका मतलब जो बाकी स्पेस यहाँ बच गया उसी के रास्ते कहीं पर इलेक्ट्रॉन हो। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, क्या वो इलेक्ट्रॉन रुके हो सकते हैं? मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें, इतना सारा इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 10 गो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन सभी रुके रह सकते हैं? तो जवाब हुआ नहीं। अगर वो रुके रहे तो ये प्रोटॉनवा उसको अपनी तरफ खींच लेगा। यस सर। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है रुके नहीं रह सकते, वो इलेक्ट्रॉन इसी स्पेस में रहेंगे। बात तय हुआ? यस सर। और वो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रुके नहीं रह सकते, वो चलेंगे, क्योंकि अगर रुकेंगे तो प्रोटॉन उसको खींच लेगा। अब जो वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में चल सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। सीधी रेखा में चलेंगे तब तो ये बाउंड्री पार करके बाहर भाग जाएगा। यस सर। तो क्या क्या तय हुआ? तय हुआ कि इलेक्ट्रॉन रुके नहीं रह सकते और सीधे नहीं, इसका मतलब वो चलेंगे। दूसरा तय क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स cannot be at rest. Cannot be at rest. That is, it must be moving. It must be moving. और तीसरा क्या हुआ? Electrons cannot move in straight line. यस। स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब फुल एंड फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? Therefore, electron should revolve around the nucleus in circular orbit. यस सर। इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में चलना चाहिए। और सर्कुलर ऑर्बिट में चलने के रास्ते भी बन रहे हैं। सर्कुलर ऑर्बिट में चलने के रास्ते भी बन रहे हैं। कैसे? तो जो ये सेंटर में जो प्रोटॉन्स हैं उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के माध्यम से होगा, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के माध्यम से सर्किल में चल सकते हैं। यस सर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के माध्यम से सर्किल में चल सकते हैं।
ये आपका मॉडल दिया गया किसके द्वारा? रदरफोर्ड के रदरफोर्ड द्वारा। के द्वारा, पूरा आकलन करके, पूरा दिमाग लगा के। और इस इलेक्ट्रॉन की कोई एक्सपेरिमेंट तय नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन सर्किल में चल रहा है, ये कोई एक्सपेरिमेंट इस पर नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस पर हुआ। यस सर। अब ये सारी बातें इतना दिमाग लगा लगा करके, एक एक बात को सोच समझ करके जितनी बातें उन्होंने लिखी, जानते हो, ये फेल हो गया। फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो बोलोगे सर कैसे फेल हो सकता है? पैर खींचने के लिए कोई आए। देख रहे हो ना, कोई भी साइंटिस्ट इतना मेहनत किया, इतना सारा चीज Yes, किया, लास्ट में अच्छा चीज दे भी दिया सर। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये पहली बार आया आपके सामने। चलिए अब देखो ये फेल कैसे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्या बोले मैक्सवेल ने? एवरी एक्सेलरेटिंग चार्ज, यस सर, सभी Okay. एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स। अब बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में चल रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग है कि नहीं है? है सर। सिंस revolving electrons is accelerating, hence it must रेडिएट radiate इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EM wave। यस सर। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर छोड़ना चाहिए। And as a result of which जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कमती होता जाएगा, यस सर। एनर्जी will go on decreasing, यस सर। और उसको गिर जाना चाहिए। and hence should finally collapse to the nucleus। यस सर। मतलब कहने का कि जो ये न्यूक्लियस है आपका प्लस जेड, जो न्यूक्लियस है आपका, ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में चलना तो शुरू करेगा, लेकिन सर्किल में चलने के दौरान उसकी एनर्जी कम होती जाएंगी, तो उसकी रेडियस छोटी होती जाएंगी, और इस तरह से फाइनली आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 घंटा बाद वो इस न्यूक्लियस के भीतर में कोलैप्स कर जाएगा। और न्यूक्लियस में घुस गया तो इसका मतलब फिर न्यूक्लियस न्यूट्रल हो गया। यस सर। और अगर न्यूट्रल हो गया तो फिर न्यूक्लियस कहां से आया? तो अगर आपका ये न्यूक्लियस स्टेबल है, और ये वाली जो मैक्सवेल की जो वेव थ्योरी है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, इसको आप इसको कोई नहीं काट सकता, इसको कोई नहीं काट सकता, ये फिक्स है। आप जो अंदाज लगाकर इतनी बात बोल सकते हैं, ये इसमें गलतियां हो सकती, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं हो सकती मैक्सवेल की वेव। तो या तो आप न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज बोलो, इलेक्ट्रॉन को सर्किल में चलता हुआ नहीं बोल सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन को सर्किल में चलता बोलेंगे तो फिर न्यूक्लियस को पॉजिटिवली चार्ज नहीं बोल सकते। बात समझ में आ रहा है प्रिंस? यस सर। और इस तरह से इस बात का, मैक्सवेल के इस जवाब का, इस प्रश्न का इसके पास कोई जवाब नहीं था, रदरफोर्ड का जवाब।
रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ एक ही चीज परफेक्टली और 100% कर पाए, वो है न्यूक्लियस की खोज। बात समझ में आया? यस सर। रदरफोर्ड प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और जैसा आपको पता होगा कि प्रोफेसर के अंडर में उनके काफी स्टूडेंट होते हैं, जिसको असिस्टेंट कहते हैं, जो उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है Yes, उनके एक्सपेरिमेंट को करने में। आप उनका स्टूडेंट कह सकते हो, आप उनके कलीग कह सकते हो, आप उनका क्या बोल सकते हैं, उनको तुम, है ना, असिस्टेंट कह सकते। इन्हीं असिस्टेंट में से एक थे नील्स बोर। कौन थे? नील्स बोर। नील्स बोर जानते हो? नील्स बोर ऐसा आदमी थे जो बहुत कम बोलते थे। यस। बात समझिए, उनकी जो अपनी एक आदत ये थी, परफेक्शनिस्ट होता है ना, परफेक्शनिस्ट। यस सर। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके मुंह से जो एक वर्ड निकला तो वो पूरा तौल के निकलता, है ना। और दिन भर में वो 10 ही 5 लाइन बोलते होंगे दिन भर में। तो वो बस ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, समझते थे और दिमाग में रखते थे और उसके बारे में वो सोचते थे। रदरफोर्ड की जब ये थ्योरी फेल हो गई तो नील्स बोर ने इस थ्योरी को परफेक्टली करने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और उन्होंने सक्सेसफुली एक एटम के स्ट्रक्चर को जगह बनाया। जो आज भी हम लोग किसी एटम के स्ट्रक्चर का जो दुहाई देते हैं, तो नील्स बोर की एटॉमिक थ्योरी को ही मतलब करके हम उसको करते हैं। और नील बोर ही एक ऐसा पहला साइंटिस्ट थे जो क्वांटाइज्ड, जो आज हम लोग जो है ना क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, यस सर। ना, वो नील्स बोर उनके जो है सबसे पहले सूत्रधार थे। हालांकि क्वांटम फिजिक्स में बहुत लोग जो है अपना योगदान दिए, लेकिन जो सूत्रधार होता है, यस सर, हाँ, सूत्रधार जो थे ये थे, आइंस्टीन नहीं थे, ये नील्स बोर थे। आइंस्टीन तो बहुत चीजों को मानते ही नहीं थे क्वांटम फिजिक्स। केमिस्ट्री वाले सारी झूठ बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? झूठ, सबका एक्सपीरियंस चुरा चुरा के बोलते हैं कि कैलकुलेशन कर करके दे दिया था। कौन? नील्स बोर को? यस सर। नहीं, अरे राम, नील्स बोर के बारे में पढ़ो तब ना जानोगे। यस सर। इनकी एक पूरी फिलॉसफी है नील्स बोर, इनके बारे में पहले समझो। कोई भी आदमी को नोबेल प्राइज अगर मिलता है तो क्या लगता है, वो चोर है? नहीं सर। भारत नहीं है कि यहाँ पर पैसा खरीद के पद्मश्री मिल गया तो क्या क्या मिलता है, भारत रत्न मिल गया, ये भारत नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड से, है ना, सिलेक्ट किया जाता है नोबेल प्राइज के लिए। नील्स बोर के बारे में ये बात बोलना ठीक बात नहीं है, उनकी बेइज्जती करना है। उनका जो अपना जीवन भर का जो ये था, मतलब पूरा जीवन उन्होंने साइंस को दे दिया, और आज हम बैठ करके अपने तो खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं और उनको गाली दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो नील्स बोर का आप पढ़िए, वो ज्योग्राफी चैनल में उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, आप देखना। तो अभी तो खैर परीक्षा का तैयारी करो, मौका मिले तो रदरफोर्ड के बारे में पढ़ो, नील्स बोर के बारे में पढ़ो, आइंस्टीन के बारे में पढ़ो, तो तुमको बहुत चीज का ज्ञान, और तुमको भी पता चलेगा कि देखो ये लोग जो है जीवन भर कैसे बिताया, अपना लाइफ कैसे बिताया। और जब देखोगे तो इनका लाइफ एक प्रकार का हम लोग के रेस्पेक्ट में दर्दनाक लाइफ। इसका न्यूटन्स का पढ़े थे। पलटी। ठीक है, तो ये है। कहाँ चला गया?
कहाँ ये था। तो से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और नील्स बोर की एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी मास्टरों की बदनाम करके चोर कोई निकाल को ऑफ हाइड्रोजन एटम एक बार बोले नहीं तो काफी ना, बोर जो और है हाइड्रोजन कैलकुलेशन लाइक करके जो आंसर आ देता था वो आइंस्टीन करता था। चोरी को नहीं कर देता सब साइंटिफिक जो मैथमेटिक्स सबके निकाल हाइड्रोजन एटम में क्या था, ये जो हाइड्रोजन एटम में क्या है, समस्या किसको सेट करना है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तो सेट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो सेट करना नहीं हो, तो अपनी जगह एक्सपेरिमेंटली पकड़ लिया। एक से बताया था कि जो है ना हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन? प्रूव नहीं थ्योरी दे दिया लेकिन उसको प्रूव नहीं वन इलेक्ट्रॉन वो निकल, बहुत तेज था आइंस्टीन वन इलेक्ट्रॉन सबका थ्योरी ले लेके उसको कोई काम नहीं करते थे वो सब थ्योरी दे रहा था बस प्रूव नहीं कर पाता था उसको और मैथमेटिक्स और हाइड्रोजन लाइक एटम में भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होना चाहिए, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इवॉल्व। जैसे कि इसको बोलते हैं सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, इसको He+ कहते हैं। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो। तो दो में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर कर दिए, आयोनाइज हो गया, यस सर। एक बचा। इसके जेड वैल्यू कितने होंगे? जेड मतलब एटॉमिक नंबर, दो। डबली आयोनाइज्ड लिथियम एटम, लिथियम एटम नहीं, डबली आयोनाइज्ड लिथियम Li++ है। प्लस यस सर। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तीन। 3 से 2 भगा दो, एक बच गया। एक बचा। यस सर। और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 3। ये सब में एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर का, मतलब कि बोर्स की जो थ्योरी है वो उन एटम पर लागू होती है परफेक्टली जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ बस एक ही इलेक्ट्रॉन चक्कर काटे। और हाइड्रोजन एटम का तो जेड का वैल्यू 1। बात समझ में आया? यस सर। हाइड्रोजन एटम, ये जो बोर ने एटम के स्ट्रक्चर्स को परफेक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने कुछ माना, उसको कहते हैं पोस्टुलेट्स। तो बोलते हैं पोस्टुलेट्स। या assumption made by Bohr, Niels Bohr, Niels Bohr। To describe the atom structure of atom, उन्होंने कुछ assumption किया, समझे? यस सर। उन्होंने कुछ assumption किया, टोटल 4 assumption किया उन्होंने। पहला, every atom has a
सेंट्रल न्यूक्लियस। हर एक एटम में सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं एंड कंसिस्ट्स ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब उन्होंने रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व रिजल्ट है, उसको ये क्या किए, उसको ये माने यस सर। फिर उसके बाद जो बताया, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। यस। ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। यस सर। है ना, विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी। स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करे। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे वो क्यों करेंगे, किसके कारण करेंगे, इसके बारे में बोला कि द सेंट्रीपिटल force is provided by Coulomb electrostatic force on the electron exerted by positively charged nucleus. Positively charged nucleus. ये सबसे बड़ी बात, ये जो तलवार लेके खड़े थे मैक्सवेल साहब कि नचाओ तो हम बताते हैं, ये नचा दिया। और फिर नचाने के साथ साथ उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे तो जहां तक रिवॉल्व नहीं करेंगे, जो मन सो रेडियस में रिवॉल्व नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, एक खास रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व करेगा। वो जो मन सो रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व नहीं करेगा। और उस रेडियस में जब वो रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं छोड़ेगा। और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट को नाम उन्होंने दिया स्टेशनरी। ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट भी करेगा और रेडिएशन भी नहीं छोड़ेगा। और सिर्फ ये बात बोल के छोड़ा नहीं उन्होंने इस स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बताया कि ऑर्बिट कैसा होगा, उसका रेडियस क्या होगा, वो ऑर्बिट किस नियम को फॉलो करेगा, इसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व in those stationary orbit ये उस स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा in which the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. h upon 2 pi. यस। ये इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे रिवॉल्व नहीं करेगा भाई, वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम
h/2 पाई। और nth ऑर्बिट और nth ऑर्बिट में जो L होगा, L मतलब एंगुलर मोमेंटम, होगा NH/2। पहला ऑर्बिट में क्या होगा, h/2 पाई। दूसरा ऑर्बिट में क्या होगा, 2h/2 पाई। तीसरा ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम 3h/2। और इन्होंने यहां से क्या बताया, यहां से बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम is quantized। जैसे चार्ज क्वांटाइज था, याद है ना, और उसका क्वांटम वैल्यू था n गुना, उसी तरह एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड एंड इट्स क्वांटम वैल्यू माने सबसे छोटका वैल्यू 1h/2 पाई है ना। सबसे छोटा वैल्यू ये ना होगा, h/2 पाई। यस सर, n का 2h/2 पाई, फिर 3h/2 पाई, फिर 4h/2 पाई। दैट इज द। और फिर उनसे पूछा तब क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं छोड़ेगा? बोलेगा हाँ छोड़ेगा। उन्होंने बताया व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, हायर टू लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट, then it will radiate electromagnetic radiation। और जानते हो प्रिंस, जब तुम इस थ्योरी को बहुत बहुत गौर से देखोगे, समझोगे, तो तुमको लगेगा कि कोई भी चीज गायब हो सकता है। मालूम है, तो हम लोग के साइंस में गायब होने की थ्योरी जो है, क्या लगता है, चमत्कार लगता है ना। थोड़े क्षण के लिए भी गायब हो जाना, फिर प्रकट हो जाना, चमत्कार है ना। यस, ये थ्योरी से आपको पता चलेगा कि ये चमत्कार नहीं रहा, ये साइंस का ही पार्ट है। चलो देखो ध्यान से। तो इन्होंने क्या बताया, चलो हम दूसरे पेज पर ले चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ेगा, दैट इज डेल्टा ई। यस, और ये बराबर होगा h न्यू, और ये बराबर होगा h। दूसरी बात, when electron absorb some suitable energy, जब इलेक्ट्रॉन कुछ सुटेबल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, देन इट में, है ना, जंप फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, हायर स्टेशनरी ऑर्बिट। यस, हमेशा स्टेशनरी ऑर्बिट में ही रहेगा।
अब जरा इस बात को समझो कि जो अभी हम आपको बोले, गायब हो जाना साइंस का ही एक रूप है, ये चमत्कार नहीं है। देखो हम समझाते हैं। मान लो कि ये कोई न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, और आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में कि पहला ऑर्बिट का रेडियस क्या था, 0.53 एंगस्ट्रॉम। एन स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। यस दूसरा ऑर्बिट का रेडियस क्या था? 0.53 into सर, एन का वैल्यू रखते जाए। एन का वैल्यू रखो, दूसरा ऑर्बिट का बोलो। एन स्क्वायर है ना? यस सर। 520 तो एन स्क्वायर है तो क्या हो गया, 4 गुना हो गया ना। हाँ। यस सर। पहला रेडियस बता दो। पहला रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम। 528 दूसरा रेडियस बोलो। 528 सर, 4 दूसरा का हो जाएगा 4.53 4 से गुना कर देंगे। ऐसा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तीसरा का बोलो। तीसरा का तो और बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, यस 9 गुना हो जाएगा ना। यस सर। 9 गुना करके बताओ फटाफट। 9 से गुना करो, साइंस के विद्यार्थी 4.77 से गुना करो। 4.77 चलो 4 से गुना करने पर कितना आया? 9 से 9 सर 4.7 9 से 9 27, 2 9 5 45, 45 2 47, 4.77 यही आया। यस सर। अब सुनो ध्यान से। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है प्रिंस। यस सर। इसको किसी ने एनर्जी दी, इसको किसी ने एनर्जी दी। चलो हमने लाइट से इसको एनर्जी दे दिया, और ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट से मान लो ये जंप करके कहाँ चला गया? तीसरा ऑर्बिट। बात समझ में आया? यस सर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके जो तीसरा ऑर्बिट में गया, तो रास्ते भर दिखना चाहिए ना। यस सर। नहीं दिखता है, वो नहीं दिखता है। वो अभी कहाँ प्रकट है? पहला ऑर्बिट में। और सीधे प्रकट कहाँ होगा? तीसरा ऑर्बिट। और फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के बीच जो दरमियान है, उस बीच में गायब है वो। बात समझ में आया? यस सर। जो फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे तीसरे ऑर्बिट तक जाने में वो रास्ते कवर नहीं करता, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। अभी यहाँ है, इतना एनर्जी मिला, प्रकट यहाँ हुआ, सीधे यहाँ से प्रकट यहाँ हुआ, फिर रास्ते में कहीं नहीं रुका, रास्ते भर गायब रहा। अभी यहाँ था, अभी यहाँ प्रकट हो गया, इतना दूर में जाके प्रकट हो गया, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रकट हो गया। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। ये जो इलेक्ट्रॉन की जो नेचर आप देख रहे हैं, वो इसी स्टेशनरी ऑर्बिट के कारण। अगर हम लोग भी अपना स्टेशनरी ऑर्बिट ढूंढ पाए, तो हम लोग भी गायब होके एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो सकते। क्या कहते हैं? यस सर। यस सर। तो ये बात है ना, इस पे बहुत सारा शोध हुआ, यही है क्वांटाइजेशन, क्वांटम फिजिक्स। अभी तक नहीं पता। anyway, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? यस सर।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी जितने भी हैं, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, आइमेंशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, वेवलेंथ, ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे।